आज की सबसे बड़ी खबर भारत के पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है, जहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक कुल 20 युवा मारे जा चुके हैं। मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूं, कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिनसे आप ये समझ जाएंगे कि आज पूरे दिन आखिर नेपाल में क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो तस्वीर है वो दिखाइए, सेना की बख्तरबंद गाड़ी पर प्रदर्शनकारी को देखिए। सबसे पहली तस्वीर देखिए जिसमें एक प्रदर्शनकारी छात्र सेना की बख्तरबंद गाड़ी पर चढ़कर ये पोस्टर लहरा रहा था और ये पोस्टर लहराते हुए वो कह रहा है, स्टॉप द ग्रीड एंड करप्शन। ये है उसका कैप्शन जो पोस्टर उसके हाथ में है। नेपाल के हजारों युवा आज ये कहने के लिए काठमांडू की सड़कों पर उतरे कि प्रधानमंत्री ओली हैं, केपी शर्मा ओली, उनकी सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा रही है और अब इस मनमानी को नेपाल के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली तस्वीर देखिए, ये पूरा विरोध प्रदर्शन जेन जी रेवोल्यूशन के नाम से हुआ है। पूरा विरोध प्रदर्शन जेन जी रेवोल्यूशन के नाम से हुआ, जिसमें जेन जी का मतलब उन युवाओं से है जिनका जन्म साल 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। आप इन्हें 13 से 28 साल के युवा भी कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, ये सूची बहुत लंबी है। ऐसे 26 ऐप्स को बंद किया गया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब व्हाट्सएप वहां पर चल रहा है और व्हाट्सएप काम कर रहा है। अब ये सारे के सारे आप देखेंगे तो हर औसतन अगर आप देखें तो इस जनवरी से इस साल के नेपाल में लगभग 80% से ज्यादा लोग हैं जो किसी ना किसी एक सोशल मीडिया ऐप पर है। लगभग उनकी आधी आबादी फेसबुक पर है। कुल 3 करोड़ अगर आबादी है तो 1,50,00,000 के लोग, आसपास के लोग फेसबुक पर जरूर मौजूद हैं। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लाखों लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं नेपाल में। अब इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसलिए पाबंदी लगाई गई क्योंकि उन्होंने नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और ये सारी कंपनियां नेपाल की सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। इस पर विवाद बढ़ा। सरकार ने पिछले हफ्ते इन्हें बंद कर दिया और यह कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नेपाल के कानून से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद नेपाल के जो हजारों लाखों युवा, ये देखिए, ये ड्रोन शॉट्स आप देख रहे हैं, उन्होंने तय किया कि वो नेपाल की संसद में बैठी उस सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे जिसने ऑनलाइन कंपनीज के ऐप्स को बंद किया है। और इसी के बाद ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ और इसमें इतने युवा मारे गए। ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये काठमांडू में नेपाल के संसद भवन की है, जहां आज हजारों युवाओं ने सेना पर हमले करके संसद को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। आप इस युवा को देखिए जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसने एक खंबे पे चढ़कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पोस्टर को फाड़ा। देखिए, अपने जान को खतरे में डाल रहा है। हाई टेंशन वायर्स भी ऊपर से दिख रहे हैं, इधर उधर तार, लेकिन बावजूद इसके वो ऊपर तक चढ़ता है। वो प्राइम मिनिस्टर के इस पोस्टर को फाड़ता है और उसको फिर लोगों के बीच में लहरा देता है। आप जो देख रहे हैं खंबे पर चढ़कर इस शख्स को ये पोस्टर फाड़ता हुआ, ये पूरा इलाका सरकार विरोधी नारों से उस वक्त गूंजने लगा जब इसने ये किया। जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर आगजनी करने की कोशिश की और हालात बद से बदतर हो गए तो सरकार ने शूट एट साइट के ऑर्डर्स जारी किए और यह कहा गया कि संसद भवन के आसपास जो भी युवा विद्रोह करते हुए दिखे उसे गोली मार दी जाए। प्रदर्शनकारियों पर शूट एट साइट का भी ऑर्डर हो गया। आज दोपहर को जिस वक्त ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ उस दौरान कई प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुसने में भी कामयाब हो गए और स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हो गई कि काठमांडू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उपराष्ट्रपति के आवास पर कर्फ्यू लगा दिया गया। भारी सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए क्योंकि याद रखिए, हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश में जो तस्वीरें आई थी उसके बाद से सबसे ज्यादा डर यही था कि वैसा ही कुछ सीधा पीएम आवास पर नहीं हो जाए। आप इन तस्वीरों में देखिए, पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस से लेकर रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बाद भी यह हिंसक विरोध प्रदर्शन दूसरे शहरों और जिलों में फैल गया है। अब तक विराटनगर, पोखरा, नेपालगंज, बुटबल, चितवन जैसे जिलों और शहरों में भी हजारों युवा सड़कों पर आ रहे हैं। ये सिर्फ काठमांडू की बात नहीं है, ये आग पूरे नेपाल में फैल रही है।
सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज से यहाँ जेनजी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है। यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है युवा सड़कों पर उतर आए हैं। हम लोग को ये बूढ़ा लोग नहीं चाहिए, अब जो देश चलाएगा वो युवा लोग चलाएगा। हाम्रो साथीहरूलाई गोली लागिरहने यो कहाँको न्याय हो? मिनटमा यहाँ एकजनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न सकिरहेको छौँ हामीहरू। यो एकदम गलत हो। यो देशका यी पुराना पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले हराउनु पर्ने छ, हटाउनु पर्ने छ र नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने छ र जय नेपाल। तो हिंसक विरोध में जो कोई बाहर आ रहा है, आपने उनकी बातें सुनी, वो नए नेपाल का गठन चाहते हैं। आपने देखा कैसे पुलिस वाले सर्कल बनाकर किसी तरह से अपने आप को शील्ड से, पत्थरबाजी से रोक रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें 20 लोगों के 20 विरोध प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। देखिए, इस हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर एक नई बात ये पता चली है कि इसका आयोजन एक एनजीओ ने किया था जिसका नाम है हम नेपाल। इसकी वेबसाइट पर लिखा है कि इस एनजीओ को कोका कोला, वाइबर, गोल्ड स्टार और मलबरी होटल समेत कई कंपनियों से 20 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग मिलता है, जिससे यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या नेपाल की सरकार अब इन कंपनियों के खिलाफ कोई जांच भी शुरू कर सकती है। मैं आपको दिखाना चाहती हूं। इसके अलावा आरोप है कि इस एनजीओ ने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड ऐप पर कुछ ग्रुप्स बनाए। ये पेपर मेरे हाथ में है जो मैं आपको अब दिखाना चाहती हूं। ये पेपर मेरे हाथ में है और ये यूथ अगेंस्ट करप्शन, ये वाला जो पूरा मामला है, प्रोटेस्ट कॉल ऑन इंस्टाग्राम, इस पर आप देख रहे हैं। इस एनजीओ ने इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड ऐप पर कुछ ग्रुप्स बनाए। इस ग्रुप में युवाओं और छात्रों को कुछ वीडियोस के जरिए यह बताया गया कि उन्हें कैसे प्रदर्शन करना है और अपने साथ क्या क्या लेकर आना है। मैं आपको जरा पढ़कर बताती हूं। इसमें जो बातें लिखी गई हैं फॉर टुडेज प्रोटेस्ट, उसमें कह रहे थे प्लीज कैरी द फॉलोइंग विथ यू। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं नीचे, इससे पहले वाला फ्रेम दिखाइए, उसमें साफ साफ लिखा है बैग, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला और फेस मास्क। फेस मास्क भी लिखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या मंशा थी, क्योंकि जैसे ही आप यहां पर ये फेस मास्क देख रहे हैं सबसे नीचे, बैग, वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, फेस मास्क, चेहरा छिपाने के लिए फेस मास्क भी, या फिर उन्हें आशंका रही होगी आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए, जो भी वजह रहा हो, जो खबर है, जो बात सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो यूथ अगेंस्ट करप्शन है, ये जो हम नेपाल है, इसी से माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा कॉल और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इस पूरे प्रोटेस्ट को। तो देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि YouTube के बंद होने से जिन कंटेंट क्रिएटर्स, भाई कई लोग हैं जो वहां से अपनी कमाई करते थे, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और छात्रों को नुकसान हो रहा था, उन्होंने VPN का इस्तेमाल करके ये विरोध प्रदर्शन किया और नौबत ये आ गई कि अब पूरे नेपाल में तनाव है। VPN को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं, जिससे संबंधित जो प्रतिबंधित वेबसाइट्स है, मतलब जो बैंड वेबसाइट्स है और ऐप्स है, उनको भी चलाया जा सकता है। और संभव है कि इस मामले में भी यही हुआ हो। देखिए, आज मेरे साथ 6 बजे के शो में भी एक बच्ची लाइव थी जिसने कहा कि हम नेपाल एनजीओ से हम हैं, और उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम VPN का भी इस्तेमाल करके ऐप के जरिए लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन अब ये विरोध रुकने वाला नहीं है। अब आप इस विरोध प्रदर्शन की इनसाइड स्टोरी को जरा समझिए। कहानी कुछ इस तरह की है कि 2023 में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स कंपनीज के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे, जिन्हें उस वक्त सोशल मीडिया यूसेज रेगुलेशन डायरेक्टिव कहा गया। उस वक्त नेपाल की सरकार की दलील क्या थी? वो ये कह रहे थे कि देश में फर्जी अकाउंट खुल रहे हैं, साइबर ठगी हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, नफरत फैलाने वाली पोस्ट आ रही हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है, और जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स के जरिए सब हो रहा है उन पर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। सरकार ने इन सारी बातों पर चिंता जताते हुए ऐलान किया कि वो इन सभी कंपनीज और एप्स को जवाबदेह बनाएंगी और इन्हें भी नियमों के दायरे में लाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? सरकार की इन चिंताओं के साथ ये बात भी उतनी ही सच थी कि उस वक्त नेपाल में सोशल मीडिया पर सरकार की खूब आलोचना हो रही थी, और इस आलोचना का कारण क्या था? वो कारण था भ्रष्टाचार। साल 2023 में नेपाल की सरकार पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा, जिसे नेशनल पेमेंट गेटवे स्कैम कहा गया। उस वक्त नेपाल की सरकार डिजिटल लेन देन के लिए अपने देश में भारत जैसा UPI सिस्टम बनाना चाहती थी, लेकिन बाद में एक नई जांच में यह पता चला कि नेपाल के वाणिज्य मंत्रालय के तत्कालीन सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने जिस सॉफ्टवेयर और उपकरणों को यह सिस्टम बनाने के लिए खरीदा, वो या तो बेकार है या पुराने हैं।
इस घोटाले के बाद ही सोशल मीडिया पर नेपाल की सरकार का काफी विरोध हुआ और इसी दौरान नेपाल की सरकार ने कुछ सोशल मीडिया कंपनी से यूट्यूब और ऑनलाइन अकाउंट्स को बंद करने के निर्देश दे दिए। लेकिन जब इन कंपनियों ने ऐसा नहीं किया तो सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों में टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि इस स्थिति में भी ऐसा नहीं था कि इन नियमों की उस वक्त नेपाल को कोई जरूरत नहीं थी। एक हकीकत यह भी है कि उस वक्त ये कंपनियां नेपाल में होने वाले साइबर फ्रॉड और फेक न्यूज से फैलने वाली हिंसा के मामलों में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं थी, जिसके बाद नेपाल की सरकार ने ये नियम बनाए और इन्हें नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा कि आप नेपाल में रजिस्टर किया। ऐसा विश्व के कई देशों ने किया है। इस दौरान सरकार का टिकटॉक के साथ विवाद भी हुआ और टिकटॉक कुछ समय के लिए नेपाल में बंद भी हो गया था। और इस पाबंदी का कारण क्या था? यही कि साइबर फ्रॉड, अश्लील कंटेंट के मामले में टिकटॉक कंपनी नेपाल की सरकार के नियमों का पालन ही नहीं कर पा रही थी। यह विवाद तब और बढ़ा जब बाकी सोशल मीडिया कंपनियों ने नियमों को नेपाल की अदालतों में चुनौती दे डाली और यह मामला काफी बड़ा होता गया। इस सब के बाद इस साल नेपाल की सरकार एक ई कॉमर्स एक्ट लेकर आई और ये वही कानून था जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नेपाल में रजिस्ट्रेशन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन कंपनियों को कोई राहत नहीं दी और ये कहा कि इन कंपनियों को नेपाल में अपना पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। और यहां रजिस्ट्रेशन का मतलब ये था कि इन कंपनियों को नेपाल में अपना दफ्तर खोलना होगा और दफ्तर खोलने के बाद वहां स्टाफ भी रखना होगा जिससे नेपाल की सरकार संपर्क कर पाएगी और वो अधिकारी उनका पूरा काम मैनेज करेगा और जो भी शिकायतें आती है कंप्लायंस ऑफिसर जिसे कहते हैं उसकी नियुक्ति की जाए। अब नेपाल की सरकार ने यहां जो किया वो गलत नहीं था। यहां तक वो अकाउंटेबिलिटी चाहते थे। ये तमाम कंपनियां पश्चिमी देशों में तो रजिस्ट्रेशन के नियमों को मानती हैं। तमाम पश्चिमी देश हैं जहां पर उन्होंने रजिस्टर्ड बाकायदा उस कंट्री में कराया है, दफ्तर खोला है, वहां पर कंप्लायंस ऑफिसर भी दिया है। लेकिन नेपाल और भारत जैसे एशियाई देशों में पूरी तरह अपनी मनमानी करती हैं और यहां भी यही हुआ। नेपाल को एक छोटा बाजार समझते हुए कई कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं समझा और उसके बाद नेपाल की सरकार ने भी ऐसा नहीं करने वाली 26 कंपनियों के ऐप्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया और इसके बाद आज ये हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि सरकार सोशल मीडिया की जगह कुछ और बैन करती तो शायद नेपाल में इस तरह का कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन यहाँ ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हिंसक हुए क्योंकि सोशल मीडिया के इन सारे ऐप्स ने नेपाल की युवा पीढ़ी को अपने उनको आदत लगी हुई है और इसे आप कुछ आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ, कुछ नंबर्स आपको बताते हैं जिससे आप समझेंगे कि आखिर ये इतने बड़े पैमाने पर जो यूजर्स इस वक्त नेपाल में हैं। नेपाल की कुल आबादी है 3 करोड़ और 1.20 मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोग। 13 से 28 साल के जो युवा हैं वो 40% जेनजी सरकार के खिलाफ है। तो पहला डेटा तो ये हो गया आपके सामने में कि जो 40% युवा जनता है 13 से 28 साल के बीच में वो सरकार के खिलाफ है। कुल आबादी 3 करोड़ है। अगला दिखाइए जिससे आप ये समझेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर वहां पर सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। नेपाल में अंडर ग्रेजुएट छात्रों का स्क्रीन टाइम औसतन देखिए 7 घंटे 12 मिनट प्रतिदिन। ये वहां का एवरेज टाइम है। जो अंडर ग्रेजुएट छात्र हैं उनका ये एवरेज स्क्रीन टाइम है। और हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं, हमारा सोर्स है रिसर्च गेट के मुताबिक नेपाल में अंडर ग्रेजुएट छात्रों का हर दिन का स्क्रीन टाइम 7 घंटे 12 मिनट है, जो ये बताता है कि नेपाल के ज्यादातर युवा सोने से ज्यादा फोन चला रहे हैं और अपना ज्यादातर समय उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं जिन्हें सरकार ने अब बंद कर दिया है। इसके अलावा यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक नेपाल में औसतन हर व्यक्ति का स्क्रीन टाइम अधिकतम 7 घंटे हो सकता है, जो भारत के स्क्रीन टाइम से भी ज्यादा है। भारत में लोगों का औसतन स्क्रीन टाइम 5 घंटे है, लेकिन नेपाल उससे भी आगे है, 2 घंटे आगे। और ये आंकड़े ब्रिटेन की अर्स्ट एंड यंग कंपनी के हैं जिसने ये देखिए, सोर्स है यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, अर्स्ट एंड यंग का ये आंकड़ा है। जो औसतन स्क्रीन टाइम है वो नेपाल में 7 घंटे है, भारत में लेकिन 5 घंटे। नेपाल के 48.1% यानी 1 करोड़ 43 लाख लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जबकि पूरे नेपाल में 3 करोड़ लोगों से
में से अगर आप देखिए तो 1,65,00,000 लोगों के पास इंटरनेट है। तो ये है जिनके पास इंटरनेट है, और ये कुल आबादी 48.1% लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। जिन सोशल मीडिया ऐप्स को नेपाल के लोग सबसे ज्यादा चलाते हैं उसमें पहले नंबर पर है फेसबुक, जिसके कुल यूजर है 1,40,00,000। फेसबुक मैसेंजर के 1,09,00,000 हैं, यूट्यूब के 85 लाख हैं, व्हाट्सएप के 50 से 60 लाख हैं, और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम के 39 लाख हैं, टिकटॉक के लगभग 22 लाख हैं, लिंक्डइन के भी 20 लाख हैं, और एक्स के 4 लाख यूजर्स हैं। भारत की तरह पिछले कुछ सालों में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल के युवाओं ने अपना करियर बनाया है, जिसके कारण इन कंपनियों पर थोड़ी सी भी आंच आती है तो ये सारे युवा एकजुट हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंसर का भी काम करते हैं, तो बात उनकी आमदनी की भी होती है। 2024-25 में नेपाल के युवाओं ने यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक जैसे ऐप से एक साल में 220 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये देखिए, नेपाल में प्रति व्यक्ति जो आय है वो लगभग 1.25 लाख रुपए है पर कैपिटा, और ये इसका सोर्स है जीडीपी कैपिटा वर्ल्ड बैंक। लेकिन वहीं अगर आप देखिए तो नेपाल में एक कंटेंट क्रिएटर की सालाना कमाई 16,20,000 रुपए है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों का कि सोशल मीडिया से नेपाल के युवाओं की जो कमाई है, अगर औसतन कमाई पूरे नेपाल में है लगभग 1.25 लाख रुपए, तो जो सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर है वो एक कंटेंट क्रिएटर की सालाना कमाई सोचिए आप लगभग 16 गुना है, 15 गुना तो आप कह ही सकते हैं, 16,20,000 रुपए है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए ये कैसे उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। ये आंकड़े नेपाल के युवाओं को सोशल मीडिया की तरफ खींचते हैं, और नेपाल के युवा सोशल मीडिया की चमक में इस बात को देख ही नहीं पाते कि जो लोग इससे पैसा कमा रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत की तरह नेपाल में भी ज्यादातर लोग आसानी से पैसे कमाने के लिए इन सोशल मीडिया ऐप्स के पास जा रहे हैं। और अब जब नेपाल की सरकार ने इन पर बैन लगा दिया तो उन्होंने सरकार को ही अपना दुश्मन मान लिया। और आप खुद जरा नेपाल के लोगों की इन रील्स को देखिए। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह रील्स बनाने की, देखने की एक लत भी है। ये बात सही है कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे बड़ा कारण सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन है, लेकिन यह भी सच है कि नेपाल में सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। नेपाल में भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी दर 10.71% है, जबकि युवाओं में यही बेरोजगारी दर 20% के पार है। आप खुद सोचिए, जब सरकार इन युवाओं को नौकरी नहीं देगी, ये पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर जाकर रील्स क्यों नहीं बनाएंगे, और क्यों इन्हें सोशल मीडिया की लत नहीं लगेगी। सब कुछ एक सर्कल की तरह घूम रहा है। नेपाल इकोनॉमिक फोरम स्टडी की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 67.6%, 67.6% लोग मानते हैं कि नेपाल में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये नेपाल इकोनॉमिक फोरम स्टडी के एक सर्वे का डेटा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। डेनमार्क की नेपाल रिस्क रिपोर्ट में बताया गया है कि 66% कंपनियों को सरकारी ठेकों के लिए और 50% कंपनियों को, इधर जो आप देख रहे हैं 50% कंपनियों को इंपोर्ट लाइसेंस के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। सोचिए, 66% कंपनियों ने रिश्वत दी है सरकारी ठेकों के लिए, और 50% कंपनियों ने इंपोर्ट लाइसेंस के लिए रिश्वत दी है। भ्रष्टाचार के अनेकों और नेपाल के ज्यादातर लोग मानते हैं कि वहां की अदालतों के जज भी अब उनका यह आरोप वो लगाते हैं कि वहां पर भी भ्रष्टाचार फैला है और इंसाफ नोटों की गड्डियों से तय किया जाता है। ये वहां की जनता आरोप लगाती है। आप जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। इसी साल जुलाई 2025 में मंत्री राजकुमार गुप्ता का एक ऑडियो लीक हुआ, जिसमें उन्हें लैंड कमीशन नियुक्तियों में गड़बड़ी करने के लिए 48 लाख नेपाली रुपए के रिश्वत मांगते हुए सुना गया। इसी साल एक जमीन घोटाला हुआ, जिसके आरोप पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार और 92 अन्य नेताओं और मंत्रियों पर लगा। इसी साल जून महीने में नेपाल टेलीकॉम घोटाला हुआ, जिसमें सरकारी संपत्ति का गबन हुआ, सरकार कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी हुई। मई 2025 में वसूली घोटाला, जिसमें वीजा के लिए रिश्वतखोरी, मानव तस्करी के आरोप लगे। उसके बाद से आप सोचिए कि पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोटाला, जिसमें निर्माण में 875 करोड़ नेपाली रुपए का गबन हो गया। ये वही हवाई अड्डा है जिसे चीन की कंपनियों ने बनाया है। और सोचिए, अगर एक के बाद एक जनता ये सब देख रही है तो एक गुस्सा वहां पर बिल्डअप हो रहा था। इसके अलावा नेपाल में सबसे बड़ी चीज ये हुई कि वहां साल 2022 में जब संसदीय चुनाव हुए, तब वहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली
और इसके बाद नेपाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दलों ने मिलकर एक गठबंधन सरकार बना ली और उसके बाद नेपाल का यह मजाक भी बना था कि वहां सभी पार्टी सरकार में है और विपक्ष में कोई है ही नहीं। अक्सर कुर्सी से चिपके रहने वाले नेता ये सोचते हैं कि जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने बताया कि जनता सब कुछ देखती है और जब कब किस फैसले का कैसा असर हो जाए ये कोई नहीं जानता है। आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि भारत के पड़ोसी देशों में आखिर ये क्या हो रहा है। पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने वहां के आम लोगों के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भगा दिया। इसके बाद आपको श्रीलंका की ये तस्वीरें भी याद होंगी। ये देखिए, जब साल 2022 में वहां आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि जनता भड़क उठी, लाखों प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं। ये राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री आवास में वो घुस गए। उस वक्त भी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के श्रीलंका छोड़कर उस वक्त उनको भागना पड़ा था, आप अंदाजा लगाइए। इसके बाद पिछले साल बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए अपना देश छोड़ना पड़ा, भारत में आकर अपनी जान बचानी पड़ी। और अब नेपाल में भी उसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं और नेपाल के मामले में तो यह भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे वहां के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह तो नहीं है। कई लोग ये बात उठा रहे हैं क्योंकि बीते दिनों अगर आपने देखा हो, कुछ महीनों से अगर आप नेपाल की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हो तो वहां पर एक बार फिर से राजा ज्ञानेंद्र को लेकर कुछ लोग अपनी इच्छा फिर से जाहिर कर रहे हैं कि नेपाल को राजा ज्ञानेंद्र के ही हाथों में देना चाहिए। देखिए, नेपाल में इसी साल मार्च महीने की तस्वीरें हैं। मार्च महीने तक ज्ञानेंद्र शाह अपने समर्थकों के साथ हिंदू राष्ट्र और राजशाही शासन की आपसी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। ये राजा ज्ञानेंद्र आपको दिख रहे हैं जो सड़कों पर आए थे और फिर से राजशाही की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि लोकतंत्र नेपाल को राजनीतिक स्थिरता नहीं दे पाया है। पिछले 16 वर्षों में नेपाल में 13 प्रधानमंत्री बदले हैं और इनमें एक भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को पूरा नहीं किया। आज भी नेपाल की मौजूदा सरकार का झुकाव वामपंथ के प्रति ज्यादा है, जिससे वहां के हिंदुओं को लगता है कि सरकार में उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है और यह सरकार नेपाल की नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चुनी गई सरकार है। साल 2008 में जब नेपाल में राजशाही शासन समाप्त हुआ तब वहां के लोगों को लगता था कि राजतंत्र को हटाने से वहां बेरोजगारी कम होगी, देश के विकास दर में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और नेपाल इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लोगों का कहना है कि लोकतंत्र की स्थापना से जनता के नहीं बल्कि नेताओं के अच्छे दिन आए और वो इसलिए अब नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और राजतंत्र की बहाली करना चाहते हैं। हालांकि नेपाल में वर्ष 1768 से 2008 के बीच 240 वर्षों तक राजशाही परिवार का शासन था और उस शासन में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। और इसीलिए एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई में इस आंदोलन के पीछे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह हो सकते हैं।